हेलो एवरीवन। वेलकम टू डीएल एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो के अंदर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर फिजिकल चेंज की बात आती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है नेचर में जो कि रिवर्सिबल होता है। अब यहाँ पर आप रिवर्सिबल चेंज से क्या समझते हैं? रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन है या फिर जो कन्वर्जन है वो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है और उसी सब्सटेंस को अगर हम दोबारा से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि वो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है और वो उसी फॉर्म में, उसी एग्जिस्टिंग फॉर्म में वापस आ सकता है। तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है, एक फिजिकल चेंज नहीं है। जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है वही एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करने पर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वेपर की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम वाटर वेपर को दोबारा से कॉन्डेंस करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस ना होने की बात की जा रही है, यानी कि एक फिजिकल चेंज ना हो। तो पहला ऑप्शन तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, जब आइस को सॉलिड फॉर्म से हम मेल्ट करते हैं, उसको हीट करते हैं, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम दोबारा से जब उस वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, डी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यानी कि जब हम पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम दोबारा से उसे हीट करके वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं और वापस से हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि एलपीजी गैस की जब हम कंबशन करते हैं तो देखिए, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। कंबशन एक केमिकल चेंज होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो कंबशन प्रोसेस होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है या फिर एक केमिकल चेंज होता है। ये एक फिजिकल चेंज नहीं होता। बाकी के जो 3 चेंजेस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, वो सारे रिवर्सिबल हैं और वो एक फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो एक केमिकल चेंज है। कंबशन एक केमिकल चेंज होता है जिसमें एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें NH3 गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर कर नाइट्रस ऑक्साइड गैस और H2O की फॉर्मेशन फॉर्म कर रही है गैसेस फॉर्म में। अब हमें बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ क्लियरली कि जब NH3 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर एन हाइड्रोजन के 3 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है। जब तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ से कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने डिस्प्लेस करा, किसको डिस्प्लेस करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर कर यहाँ पर NO गैस की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और जिसमें रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन होती है और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात करें NH3 की। अब NH3 में से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे वाटर में,
यहाँ पर पहले क्या था, ऑक्सीजन एटम था, और यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम थे और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब डी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर कोई सॉल्ट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। हमें 4 रिएक्शन दे रखी, एक रिएक्शन दे रखी है और 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है। पहली जो स्टेटमेंट है, पहले सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि आयरन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है। आयरन की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, और Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन में हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सबसे पहला ऑप्शन है कि आयरन मेटल इज गेटिंग। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें इस रिएक्शन, तो यहाँ पर आयरन जो है एक सिंगल एलिमेंट मौजूद है, लेकिन जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयरन क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि H2O यहाँ पर वाटर है। ठीक है। अब यहाँ पर वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो वाटर तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है तीसरे ऑप्शन में कि वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि आयरन जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि उसने आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो तो करेक्ट है ही कि वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट है कि वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वाटर ने क्या करा, आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया और Fe3O4 की फॉर्मेशन में हेल्प करी। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही रहेंगे, और यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होती है तो ऐसे प्रोसेसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसके साथ हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। सेकंड ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। जब हम एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उस केस के अंदर भी हीट रिलीज होती है, क्योंकि जो एसिड होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से वहाँ पर भी हीट रिलीज होती है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स, ये कोई भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं होती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके सही है, क्योंकि दोनों में हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3 बीकर्स लेबल्ड एज A B and C। तो 3 बीकर की बात हो रही है यहाँ पर। 3 बीकर्स लेबल्ड एज A B and C, ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। यानी कि 3 बीकर है हमारे पास A B और C, जिसमें 25 ml वाटर है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वर एडेड। यानी कि पहले बीकर में तो क्या डाला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे बीकर में डाला गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और तीसरे बीकर में डाला गया सोडियम क्लोराइड, A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in the beakers A and B। यानी कि A बीकर और B बीकर में एक टेम्परेचर इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया, वेयर एज इन केस ऑफ C द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स। यानी कि C बीकर के केस में टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का गिर गया। तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, और उन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली। हमने पता है कि ए बीकर है, एक बी बीकर है और एक सी बीकर है। ए बीकर में हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
ठीक है। बी बीकर में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और सी बीकर में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ए और बी बीकर हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में हमें ये पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो उस केस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, आई रिपीट, हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, और यहाँ पर बीकर सी के लिए क्या कह रहा है, सी के लिए कह रहा है कि इन केस ऑफ सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, यानी कि सी बीकर के केस में जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, सी बीकर के केस में वो गिर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी कि हीट रिलीज होती है। जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और किसी रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग रहा है कि पहला ऑप्शन है, इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ये एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर दे रखा है फोर्थ, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई है क्योंकि सी बीकर का टेम्परेचर गिर चुका है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ इसके करेक्ट हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को धीरे धीरे ऐड किया गया एक बीकर में जिसमें एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन है। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स, यानी कि जो सॉल्यूशन का लाइट पर्पल कलर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट प्रूव होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दे रखा है वो ही करेक्ट है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो आयरन FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो KMnO4 जो है नेचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, आयरन को +2 स्टेट से, ऑक्सीडेशन स्टेट से वो आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि जो कलर होता है, लाइट पर्पल जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और फाइनली जो है उसका कलर बिल्कुल सॉल्यूशन का ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शन जो है इसके नहीं करेक्ट हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो बार हो रहा हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो बार हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि लेड है और कॉपर क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके लेड क्लोराइड और कॉपर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंगल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब लेड रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ तो लेड ने किसको डिस्प्लेस करा, कॉपर को, और लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि सोडियम ने बेरियम को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम ने बेरियम ने सॉरी सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है। और यहाँ पर सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पर सेवन्थ का जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ सेकंड ही सही है क्योंकि उसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बाकी सब में एक एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो यानी कि इसमें कह रखा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो उसका जो कलर है वो ग्रे हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक जब हम सिल्वर क्लोराइड को किसमें, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसका कलर ग्रे क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन लिखें, सिल्वर क्लोराइड AgCl जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो उस केस में सिल्वर की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, द सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और सी दे रखा है
डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो एट्थ ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन क्यों करेक्ट है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि सिल्वर की फॉर्मेशन होती है जब सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज होता है, और सिल्वर की फॉर्मेशन होती है और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो सिल्वर होता है उसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. The process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following are true about slaking of lime and the solution formed? तो ये वही वाला रिएक्शन है जो अभी हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था। इस रिएक्शन को दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और इस केस में हीट रिलीज होती है। इस केस में हीट, तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं कि इनमें से बताना है कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस तो नहीं है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है बल्कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो बी ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। यहाँ पर लिख रहा है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, और यहाँ पर दे रखा है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। तो यहाँ पर अब पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें नंबरिंग होती है और एक पैरामीटर होता है 7। अगर किसी भी कंपाउंड का जो पीएच है, ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल, अगर किसी भी कंपाउंड का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, एक बेसिक कंपाउंड है। और अगर किसी कंपाउंड का जो पीएच है वो 7 से कम है तो वो क्या है, एसिडिक कंपाउंड है। एसिडिक, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर ओ एच माइनस आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यानी क्या है, ये एक बेसिक कंपाउंड है। तो बेसिक कंपाउंड है तो बेसिक कंपाउंड के लिए पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पूछा है कि द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंपाउंड है इसलिए पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है बेरियम क्लोराइड का, जब अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो वो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर बताना है कि वो किस टाइप के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस टाइप के रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर सब्सटेंस दे रखी हो तो उस केस में हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसका रिएक्शन देखना पड़ता है और उसका रिएक्शन करवा कर हमें जो है उस रिएक्शन को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड दे रखे हैं, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है इसकी, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो बेरियम है, जब बेरियम क्लोराइड यहाँ पर रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ, तो जो बेरियम है उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, NH4, यानी कि अमोनिया को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और यहाँ पर जो अमोनिया है उसने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर फॉर्म क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली है इस रिएक्शन के अंदर, कि जब बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है
तो बेरियम सल्फेट एक तरह का क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या बोलते हैं इसे, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट को। तो ये एक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर दो रिएक्शन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पर हमें सिंपल एक रिएक्शन लिखना है कि जब वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करा जाता है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करी जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर इसका मोल रेशियो पूछा गया है। तो मोल रेशियो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, और 1 मोल किसका है यहाँ पर, ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो यहाँ पर सिंपली इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, यानी कि वो कौन से प्रोसेस हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना कि रिलीज होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सबसे पहला है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है कि जो भी किसी भी एसिड में अगर हम पानी की एडिशन करते हैं, वाटर की एडिशन करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है, क्योंकि एसिड काफ़ी रिएक्टिव होता है। दूसरी दूसरी बात करते हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब कोई भी कंपाउंड जो है वो किसी भी स्टेट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ना सब्लिमेशन का, जिसमें गैसियस रिएक्शन होता है, जिसमें गैसियस कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी ये जो दे रखा है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जब कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर होता है तब भी ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उस केस में भी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दे रखा है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस potassium iodide and aqueous lead nitrate a yellow precipitate of lead iodide is formed। यानी कि जब रिएक्शन होता है किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का जब रिएक्शन होता है लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, तो उस केस में लेड आयोडाइड बनता है। और यहाँ पर पूछा गया है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट मौजूद ना हो, लेबोरेटरी में जब लेड नाइट्रेट ना मौजूद हो, तो उसके अल्टरनेटिव में हम किस कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेड सल्फेट है उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसॉल्युबल होता है। अमोनियम नाइट्रेट को भी यूज़ नहीं कर सकते, पोटेशियम सल्फेट को भी यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम यूज़ करेंगे लेड एसीटेट का, लेड लेड एसीटेट का, क्योंकि उससे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेड एसीटेट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लेड एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि ऑयल के सैंपल को रखने के लिए कौन सा सैंपल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि इनमें से कौन सी गैसेस जो है वो यूज़ करी जा सकती है ताकि हम ऑयल के सैंपल को उसमें स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर बात करी गई है एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए हमें एक ऑयल के सैंपल को स्टोर करना है। तो उस केस के अंदर रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी गैस लेनी पड़ेगी जो कि अनरिएक्टिव इन नेचर हो। तो अनरिएक्टिव गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम जो है वो अनरिएक्टिव होती है, और नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि हीलियम जो है वो काफ़ी अनरिएक्टिव गैस होती है, ताकि रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए हम इस गैस को लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है, और ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में। ये दे रखा है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है एक कैटालिसिस के अंडर, यानी कि एक कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है और पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक है नेचर में। आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सी ऑप्शन है, इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। तो यहाँ पर इस केस में ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी हीट रिलीज यहाँ पर नहीं हो रही है। डी ऑप्शन है, इट इज़ अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस होती है, लेकिन यहाँ पर सनलाइट की कोई प्रेजेंस नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये एंडोथर्मिक है नेचर में, इसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रही है, ये बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। तो इनमें से कौन से प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। जब हम ऑक्सीजन गैस को प्रेशर के अंदर रखते हैं एक गैस सिलेंडर में, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, यानी कि जब एयर को लिक्विफाई किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है। सी है, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। जब हम पेट्रोल को चाइना डिश में ओपन रख देते हैं, ओपनली रख देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है। और डी है यहाँ पर, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है उसको फॉर्म करता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन सिर्फ डी ऑप्शन में हो रहा है और बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, in which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactants and product involved at reaction temperature। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो हमें यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है हाइड्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सेवन्थ का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होती है, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इनमें से कौन से जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा है यहाँ पर, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तीसरा पार्ट है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तो ये जो है ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और बाकी जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है,